नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक आईपीओ का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है क्रोनॉक्स लाइफ साइंसेस लिमिटेड। इस वीडियो के माध्यम से हम ये पता करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसमें कोई लिस्टिंग गेन हमें मिलेगा या नहीं, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे आईपीओ को क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही हम अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को जानेंगे कि इस समय इसका प्रीमियम कितना चल रहा है और कितने लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है। उसके बाद हम इसके कंप्लीट फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके बिजनेस मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। उससे हम ये पता करेंगे कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय इसका 76 रुपये का चल रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो लगभग 212 रुपये होना चाहिए और इसका जो बिड प्राइस है वो 136 का है, जो कि इसका हायर प्राइस बैंड है, क्योंकि इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 129 से 136 का है। लेकिन अगर देखें जिस तरह से ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है ये आईपीओ, तो ये हायर प्राइस रेट के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो हायर प्राइस बैंड पे ही मिलेगा। तो बात करें एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की तो वो लगभग 212 रुपये का है। और लिस्टिंग गेन को अगर देखें तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन है इसके लगभग 56% के, 76 रुपये के अकॉर्डिंग देखें तो 56% इसमें गेन मिलने की संभावना है। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन डिटेल की देखें तो आज पहले दिन के अंत तक लगभग जो रिटेल इन्वेस्टर का सब्सक्रिप्शन है वो 13x हो चुका है, 13 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन। वहीं एनआईआई की बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो 20x हो चुका है, 20 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है उनका सब्सक्रिप्शन। और वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो उनकी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन 1.11x, उनका भी सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें अगर तीनों को कंबाइंड तो 11 टाइम से ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो पहले ही दिन देखें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इस आईपीओ को, और पहले ही दिन 11x सब्सक्रिप्शन का मतलब आप समझ सकते हैं कि लास्ट दिन जाते जाते ये बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अब हम इसके आईपीओ डिटेल को देख लेते हैं। तो आईपीओ एप्लीकेशन की जो डेट है वो जून 3 से जून 5 तक ओपन रहेगा। 3 जून से 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं लिस्टिंग डेट की बात करें तो दस जून को ये लिस्ट हो जाएगा। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 129 से 136 पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 110 शेयर रहेंगे। टोटल इशू की बात करें तो टोटल इशू है ये 95,70,000 शेयर्स का ये टोटल इशू है। और इशू प्राइस की बात करें तो लगभग 130.15 करोड़ का ये इशू साइज है। वहीं फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू 0 है। इसका मतलब है कि जो भी इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल के थ्रू ही इसका आईपीओ लाया गया है। इसका मतलब है दोस्तों ये जो भी ऑफर फॉर सेल है, इस आईपीओ से जो भी पैसा मिलेगा उससे इसकी बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल है। जो एग्जिस्टिंग इसके प्रमोटर है वो जस्ट अपना स्टेक बेच रहे हैं और उससे जो भी पैसा मिलेगा वो उनका पर्सनल पैसा होगा, क्योंकि वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, ना कि इसमें कोई फ्रेश इशू है। तो कंपनी की बैलेंस शीट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगी। तो वहीं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रेश इशू नहीं है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स पहले थे उतने अभी भी रहेंगे। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो इसके जो असेट्स हैं वो 31 दिसंबर 2023 तक 67 करोड़ के आसपास हैं। ये जो डेटा है दोस्तों इन्होंने अपने आरएचपी में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में 31 दिसंबर तक दिए हैं। अभी Q4 31 मार्च 2024 तक के डेटा भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। वो आगे जाके हमें जब भी मिलेगा, इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब हम इसको एनालाइज कर पाएंगे। तो ये जो डेटा है ये 9 मंथ का डेटा है और इसके पहले ये फाइनेंशियल ईयर वाइज डेटा है। तो असेट्स की बात करें तो इनके असेट्स अभी एज ऑन 31 दिसंबर 2023 67 करोड़ के आसपास हैं। रेवेन्यू की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ में इसका रेवेन्यू लगभग 68.44 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो क्योंकि ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का है 2022-23 का, तो वैसे तो कम दिखेगा, लेकिन जब Q4 का आ जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें कोई ग्रोथ है या नहीं। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 97 करोड़ का था, उससे पहले 83 करोड़, उससे पहले 63 करोड़। तो यहाँ देखें तो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 15 करोड़ है लास्ट 9 मंथ का,
और वहीं पिछले साल कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ 16.62 था, उससे पहले 13.63, उससे पहले 9.63। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है इसमें। और इस साल Q4 के रिजल्ट आने के बाद हम देखेंगे कि इस साल इसमें कितनी ग्रोथ है। वहीं रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो इस समय उनके पास रिजर्व और सरप्लस 15.56 करोड़ के हैं। वहीं बारोइंग्स की बात करें तो इस समय इसमें बारोइंग्स नहीं है, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इससे पहले अगर 21-22 की बात करें तो वहाँ इनके पास 0.64 करोड़ की बारोइंग्स थी, लेकिन अभी ये कंपनी डेट फ्री है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो फिर चाहे रेवेन्यू की बात करें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, दोनों में ही ओवर द ईयर्स ग्रोथ देखी गई है। और बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की तो लिस्टिंग के बाद जब भी इसका Q4 का रिजल्ट आएगा वहाँ एनालाइज करना होगा हमें इसे। अब इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो इसके एस्टिमेटेड मार्केट कैप को अगर देखें, ये मार्केट कैप आफ्टर लिस्टिंग एस्टिमेटेड मार्केट कैप है, जो अभी जो इसका हायर प्राइस बैंड है 136 रुपीज़, उसके बेस पे कैलकुलेट किया गया है। अगर लिस्टिंग प्राइस इससे डिफरेंट रहता है तो ये मार्केट कैप चेंज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर इसके हायर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग तो अभी इसका मार्केट कैप 504 करोड़ के आसपास दिखाई देता है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी छोटा मार्केट कैप रहेगा इसका। वहीं इसके आरओई की बात करें तो आरओई इसका लगभग 26% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं पैट मार्जिन की बात करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इसका कितना है तो वो 22.6% का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है अगेन। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 7.1 है। पी की बात करें इसका कि अभी इसका पी कितना रहेगा आफ्टर लिस्टिंग तो वो 24.47 के आसपास रहेगा। तो ये पी भी रिजनेबल है। अब डिपेंड करेगा इसके लिस्टिंग पर। लिस्टिंग अगर ज़्यादा प्राइस पे होती है तो वहाँ ये पी बढ़ जाएगा। अभी ये पी 136 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है। तो करंट में इसके वैल्यूएशन देखे जाएँ तो अभी ये ओवर वैल्यूड तो नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे ये फेयरली वैल्यूड दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास प्री इशू 100% था इसका होल्डिंग, जो अभी घटकर 74.21% हो जाएगा, क्योंकि वो लगभग 26% अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर प्री इशू 4.48 था, जो कि 31 मार्च 2023 के जो इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसका अर्निंग पर शेयर इतना था। और ये जो अर्निंग पर शेयर है वो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 31 दिसंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग है। वहीं अगर पी की बात करें तो ये पी 31 मार्च 2023 में जो पीएस था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है, तो वहाँ पे इसका पी 30.37 था, जो अभी आफ्टर इशू इसके अगर 31 दिसंबर के जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो वो 24.47 आ रहा है। तो इसका जो पी है वो रीजनेबल साइड है। तो अब अगर ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स और इसके वैल्यूएशंस के बेस पे बात करें तो ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है, इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसके फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं, ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है और उसके साथ साथ इसके वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं। अगर आईपीओ प्राइस की बात करें तो उस प्राइस पे इसके वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड नहीं हैं, तो इसमें अप्लाई तो आप कर सकते हैं। यहाँ इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना है। वहीं हम ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी देख सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखा रहा है कि इसमें लिस्टिंग गेन ठीक ठाक मिल सकते हैं। और इसके सब्सक्रिप्शन के बेस पे भी आप देख सकते हैं कि इसको रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और पहले दिन ही ये 11 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। अब हम इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो इसका अगर कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2008 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स बनाते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। तो अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये किस किस इंडस्ट्री में काम आते हैं, एपीआईज में काम आते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट में। ये जो एपीआईज होते हैं ये ड्रग्स बनाने में काम आते हैं, जो मेडिकल ड्रग्स होती हैं उनको बनाने में काम आते हैं। वहीं फार्मूलेशंस उनमें भी इनके केमिकल्स यूज आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में जो केमिकल लगते हैं वहाँ पे भी उनके लिए भी ये केमिकल्स बनाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए भी ये केमिकल्स बनाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम फूड सोर्सेस, जो फूड सोर्सेस से बनाए जाते हैं कुछ दवाएं, जैसे कि मल्टीविटामिन्स जैसी दवाएं, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। तो उनमें जो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी बनाती है। बायोटेक में भी इसके केमिकल्स यूज आते हैं। एग्रो केमिकल्स भी ये कंपनी बनाती है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने में भी जो यूज आते हैं केमिकल्स वो ये बनाते हैं। मेटल रिफाइनरीज में जो केमिकल्स यूज आते हैं वो ये बनाते हैं। और उसके साथ साथ एनिमल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें भी इनके केमिकल्स यूज आते हैं।
और इनके करेंटली अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो 185 प्लस इनके प्रोडक्ट्स हैं। और आगे बात करें तो फ्यूचर में इनके जो 122 प्रोडक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो इनकी प्रोडक्ट लाइन देखें तो काफ़ी अच्छी है। और आगे बात करें तो ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। अपनी जो केमिकल्स हैं उनका एक्सपोर्ट ये कहाँ कहाँ करती है, तो ये यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्पेन, टर्की, यूके, यूएई और चाइना, इन सब कंट्रीज में ये अपने केमिकल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और इनके अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि वडोदरा गुजरात में हैं। जो कि बड़े मेजर जो सी पोर्ट हैं हमारे, मुंद्रा हो गया, कांडला हो गया या हजीरा और नहवा सेवा मुंबई का, ये बड़े जो मेजर पोर्ट हैं हमारी कंट्री के, वो वहाँ से इसकी दूरी काफ़ी कम है। एक्सपोर्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस कंपनी को इस कारण। तो ओवरऑल इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है और ये सेक्टर फ्यूचर में भी रिलेवेंट रहेगा, फ्यूचर में भी ये अच्छा काम आएगा। और वहीं अगर प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ इनका बिजनेस मॉडल भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, उसके फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक हैं, ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। और वहीं इसकी मार्केट कैप की बात करें तो ये अभी छोटी कंपनी है, तो यहाँ इसको कंसीडर करना चाहिए। और अगर इसके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं। लिस्टिंग गेन तो इसमें मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना है, लेकिन वहीं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है। फ्यूचर में इसका मार्केट कैप काफ़ी बढ़ सकता है, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। अगर इसने अच्छे रिजल्ट दिए तो यहाँ से इसमें ग्रोथ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहीं इस कंपनी की बात करें तो लोकल मार्केट की सेल के साथ साथ इसका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी आता है। तो फाइनल ओपिनियन की बात करें तो मेरा ओपिनियन यही है कि इसमें अप्लाई किया जा सकता है और इसमें लिस्टिंग गेन के साथ साथ इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है। ये एक अच्छा बिजनेस साबित होगा भविष्य के लिए। तो आज इस आईपीओ का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।